लास्ट क्लास में बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो वहाँ पे हमने देखा था बेटा कि अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का बेटा फॉर्मेशन होने वाला है। और इसके साथ हमने एक एक्टिविटी बेटा यहाँ पे कवर करी थी जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग टाइप के मेटल्स थे और उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। तो उसके अंदर हमने यहाँ पे देखा था, एक सीरीज भी उन्होंने हमसे बनवाई थी कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा अगर वो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो यानी कि एसिड और मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम मेटल, जिंक, आयरन और कॉपर तो यहाँ पे बेटा रिएक्ट ही नहीं करेगा। सो इस तरीके से हमने एक एक्टिविटी यहाँ पे कवर करी थी जहाँ पे उसने हमसे मैग्नीशियम के साथ भी HCl को रिएक्ट कराया था, एल्यूमिनियम के साथ भी HCl को रिएक्ट कराया था, जिंक के साथ भी HCl को रिएक्ट कराया था, आयरन के साथ भी करवाया था और कॉपर के साथ भी करवाया था। मैंने इन सभी की जो रिएक्शंस थे बेटा वो आपको लास्ट क्लास में लिखवा दिए थे और मैंने ये चीज़ भी बेटा बता दी थी आपको कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट करेगा HCl के साथ वो होगा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा आयरन और फिर लास्ट में आएगा कॉपर जो रिएक्ट ही नहीं करेगा। वहाँ पे मतलब कोई चेंज ही नहीं आएगा उस रिएक्शन में। सो ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ ली थी बेटा। अब एक पैराग्राफ जो है ना ये वाला, ये मैंने लास्ट क्लास में स्किप कर दिया था और मैंने आपको बोला था कि ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, तो हम इसी पॉइंट को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहे हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है। देखो ऊपर इसने क्या बताया था, ऊपर इसने बोला था कि जब भी मैं मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा ना तो मेरे पास एक तो सॉल्ट बनने वाला है और एक हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। लेकिन अब क्या बोल रहे हो, अब कह रहे हैं कि अगर मैं मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया हमारे पास। एक्सेप्शन क्या आ गया कि एक ऐसा एसिड जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोल रहे हैं, एक ऐसा एसिड जो मेटल के साथ रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन फिर भी हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस कर रहा। एक ऐसा एसिड यहाँ पे बेटा आपके पास आ चुका है जो मेटल के साथ रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन क्या बता रहे बेटा, कह रहे हैं इट इज बिकॉज HNO3 कुछ और नहीं है बेटा, ये नाइट्रिक एसिड ही है। नाइट्रिक एसिड की जो केमिकल फॉर्मूला है वो HNO3 है। तो कह रहे हैं कि बिकॉज जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होगा बेटा, आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा होगा ना बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पे हम क्या करते थे बेटा, जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता था बेटा, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो गेन हो जाता था किसी भी रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब मेटल HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा मतलब ये ऑक्सीजन को गेन करवाएगा और जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस है ना यानी कि H2 है वो ऑक्सीजन गेन कर लेगी और ऑक्सीजन गेन करने की वजह से वो H2 नहीं बनेगी यानी कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, वो वाटर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप मेटल और नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराओगे तो। अगेन यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देखो हमने अभी तक पढ़ा है यहाँ पे कि जब भी मैं मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ पे एक तो सॉल्ट बनने वाला है और एक हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट तो करेगा बट हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। क्या बना देगा, वाटर बना देगा। वो क्यों बना देगा वाटर, कह रहे क्योंकि HNO3 जो है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन को गेन करवाना। तो क्योंकि यहाँ पे H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो H2 को ना O भी गेन करवा देगा और O गेन करवाने की वजह से ये वाटर बन जाएगा ना कि हाइड्रोजन गैस। तो देखो क्या लिखा हुआ है आगे, कह रहा है इट ऑक्सीडाइजेस द H2 प्रोड्यूस टू वाटर। तो कह रहे हैं ये H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाएगा। जैसे कि N2O ले लो या NO ले लो या NO2 ले लो, ये किसी भी टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाएगा, खुद इसी में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सेप्शन आ रहा है। अब पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा एसिड है बेटा जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो है नाइट्रिक एसिड।
फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने का मतलब हो गया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देगा, और ऑक्सीजन देने की वजह से वो वाटर बन जाएगा, और वाटर बनने की वजह से फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, खुद जो नाइट्रिक एसिड है यानी कि HNO3 है वो खुद या तो N2 हो जाएगा या NO हो जाएगा या NO2 हो जाएगा, मतलब कुछ भी इसमें से बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म ले लेगा। आगे क्या लिखा बेटा, कह रहा है बट मैग्नीशियम यानी कि Mg या फिर मैग्नीज यानी कि Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ गई, कह रहा है लेकिन नाइट्रिक एसिड को अगर मैं इन दो में से किसी एक मेटल के साथ रिएक्ट कराता हूं, यानी कि या तो मैग्नीशियम से रिएक्ट करा लूं या फिर मैग्नीज से रिएक्ट करा लूं, अगर इनमें से किसी से रिएक्ट करा दो ना, फिर ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि वैसे तो नाइट्रिक एसिड जो है ना वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, वो वाटर प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर वो मेटल मैग्नीशियम है या फिर मैग्नीज है, फिर वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा, फिर वो आपका वाटर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अब यहाँ से आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एसिड है जो H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो नाइट्रिक एसिड हो गया। उसकी केमिकल फॉर्मूला पूछ लेंगे तो ये HNO3 हो गया। फिर वो किस टाइप का एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों वो H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए वो H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता और वो वाटर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, कौन से ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बावजूद भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मेटल है मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें यहां पे याद रखनी पड़ेगी। यस बेटा, तो आप इनकी यहाँ पे इक्वेशन भी नोट कर लो, जो आपको बुक में तो नहीं दे रखी है बट मैं आपको अपनी तरफ से यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। जैसे कि इसने बोला कि अगर हम मैग्नीशियम और या मैग्नीज को HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसकी अगर हम इक्वेशन देखें तो देखो, मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है मेरे पास और HNO3 जो कि एक नाइट्रिक एसिड है, अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्टेन होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस जो है बेटा यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। अब ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है बेटा, आप इसको बैलेंस करोगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा 2। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी जिसमें मैग्नीशियम को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको यहाँ पे क्या ऑब्टेन होने वाला है, मैग्नीशियम नाइट्रेट यानी कि MgNO3 और प्लस H2। और सेम चीज़ आपकी आ जाएगी मैग्नीज के साथ, अगर आप मैग्नीज को यानी कि Mn को रिएक्ट कराओगे बेटा HNO3 के साथ तो ये रिएक्ट होकर बेटा एक तो बना देगा मैग्नीज नाइट्रेट और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और बैलेंस करोगे तो ये 2 आएगा यहाँ पे। सो आप इसको बेटा नोट कर लो। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे डू यू नो में एक छोटा सा पॉइंट है बेटा जहाँ से आपके पास MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्या पॉइंट है बेटा, ये है एक्वा रेजिया जिसका मतलब होता है बेटा रॉयल वाटर, मतलब लैटिन वर्ड अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं रॉयल वाटर। अब ये किस काम आता है बेटा और ये किस तरीके से बनता है, इसका मतलब कॉम्पोजिशन क्या होता है और किस काम आता है बेटा, तो ये हम यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे एक्वा रेजिया जो है इसमें क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। सो क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो एक्वा रेजिया है ये एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है बेटा, ये 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक्वा रेजिया जो है ये 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक तो बना हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और एक बना हुआ है बेटा ये नाइट्रिक एसिड से यानी कि HNO3 से। इन दोनों से बना हुआ है और रेशियो क्या रहेगी इसकी 3:1 की, मतलब कि अगर HCl की 3 यूनिट्स चलेंगे तो नाइट्रिक एसिड का 1 यूनिट डलेगा। मतलब कि अगर मान लो अगर मैं HCl का 30 ग्राम डालता हूँ तो नाइट्रिक एसिड का बेटा 10 ग्राम डलेगा, 10 ग्राम। ठीक है, तो इस 3:1 के रेशियो में जो है यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को मिला के इस एक्वा रेजिया को बनाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम ये होता है जैसे गोल्ड वगैरह होता है ना, गोल्ड जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जब वो करोड हो जाते हैं मतलब कि खराब होने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद, मतलब
पूरी तरीके से तो देखो गोल्ड खराब नहीं होता, बट गोल्ड को और शाइनी वगैरह करने के लिए या उसको मेल्ट करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए हम इस एक्वा रेजिया यानी कि जो पानी है, ये जो रॉयल वाटर जिसको बोलते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इस एक्वा रेजिया में जो है ना गोल्ड आसानी से पिघल जाता है। देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू अलोन। वो कह रहे हैं कि दोनों अगर हम मिला दें तो दोनों को मिलाने से एक्वा रेजिया बन जाता है और ये ईजिली गोल्ड को पिघला देता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ HCl से गोल्ड को पिघलाने की कोशिश करूं तो गोल्ड मेल्ट नहीं होगा, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सेम अगर मैं नाइट्रिक एसिड को लेता हूं और गोल्ड को मेल्ट करने की यानी कि पिघलाने की कोशिश करता हूं या उसको घुलाने की कोशिश करता हूं उसमें, तो वो नहीं घुलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, एक्वा रेजिया जिससे बन जाएगा, तो फिर ये आसानी से जो गोल्ड है ना वो इसमें डिसॉल्व, इसमें कह सकते हो आप घुल जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ये आपको याद रखना है बेटा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो यही बन सकता है कि एक्वा रेजिया का लैटिन वर्ड क्या है, तो रॉयल वाटर हो सकता है। फिर ये किन दो चीज़ों का मिक्सचर है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। और फिर किस रेशियो में ये डलता है, तो 3:1 की रेशियो में डलता है। ठीक है, फिर यहाँ से ये न्यूमेरिकली भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हाइड्रोक्लोरिक का मैं 90 ग्राम लेता हूँ तो नाइट्रिक एसिड का कितना लूँगा, तो फिर आप इसका रेशियो से निकाल सकते हो बेटा। रेशियो के इससे अभी मैं आपको निकलवा के दिखा दूंगा, एक मैथमेटिकली करके दिखा दूंगा आपको। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके अंदर गोल्ड जो है इजीली डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर मैं दोनों एसिड को इंडिविजुअली लेता हूँ, यानी कि इंडिविजुअली सिर्फ HCl लेता हूँ और गोल्ड को उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो नहीं होगा। ऐसे अगर मैं नाइट्रिक एसिड को इंडिविजुअली लेता हूँ और उसमें गोल्ड को डिसॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो अगेन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर ले लेता हूँ तो वो डिसॉल्व हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं बेटा, एक्वा रेजिया इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, यानी कि कैसा लिक्विड है बेटा, फ्यूमिंग। फ्यूमिंग मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा धुंधला धुंधला सा, जैसे कि थोड़ा मिल्की फॉर्म में आप कह सकते हो। और फिर कह रहे हैं इट इज वन ऑफ द फ्यू रीएजेंट दैट इज एबल टू रिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो कह रहे हैं ये कुछ ही रीएजेंट्स में से है जो ईजिली गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज और कोई ऐसे एजेंट्स नहीं है जो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सके। ये उन चुनिंदा में से एक है जो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेता है। तो अब आपको ये याद रखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये गोल्ड और प्लैटिनम को क्या करेगा बेटा, डिसॉल्व कर देगा, मिक्स कर देगा, आप ये ऐसा कह सकते हो, या घुला देगा, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये आपको 1 मार्क के लिए बेटा MCQ में याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। कह रहे हैं हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। कह रहे हैं अगर मैं एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा। अगेन रिपीट करो बेटा। अब वो कह रहे हैं अगर मैं एक मेटल लेता हूं और इसको दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता हूं, मतलब मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता हूं, तो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने एक मेटल लिया आयरन और एक मैंने दूसरा अदर मेटल सॉल्ट लिया जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में है, जो कि है कॉपर सल्फेट, तो कह रहे हैं क्या होगा। तो आप देखोगे बेटा कि जो आयरन है ना वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह ले लेगा और वहां पे वो बना देगा आयरन सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर को अकेला कर देगा। लेकिन अगर यही चीज मैं ऐसे कर दूं बेटा, यही चीज अगर मैं ऐसे कर दूं कि अगर मैं कॉपर ले लेता हूं और आयरन सल्फेट ले लेता हूं, यहाँ पे यानी कि एक मेटल ले लेता हूं कॉपर और एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेता हूं आयरन सल्फेट, और फिर रिएक्ट करता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो मेटल आपके हाईली रिएक्टिव होंगे, जैसे Fe, जो मेटल आपके हाईली रिएक्टिव होंगे वो आपके ये कॉपर सल्फेट यानी कि लीस्ट, यस अर्चना बेटा आप सही बोल रहे हो, वो आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देंगे बेटा, डिस्प्लेस कर देंगे। जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे बेटा वो आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे, यानी कि उसकी जगह ले लेंगे। जबकि अगर मैं बात करता हूँ कॉपर की, क्योंकि कॉपर बेटा आयरन से लीस्ट है, तो लीस्ट वाला हाईली रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि कॉपर जो कि लीस्ट है वो हाईली रिएक्टिव यानी कि आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जबकि आयरन अकेला जब होगा, जब आयरन अकेला होगा यानी कि जब आयरन हाईली रिएक्टिव होगा अकेला, तो वो कॉपर जो लीस्ट रिएक्टिव है उसको रिप्लेस कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह लेके खुद बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर को क्या कर देगा, अकेला। तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा जब मेटल्स और अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन जो है आपस में रिएक्ट करेंगे। अब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपने बेटा चैप्टर नंबर 1 में कवर किया होगा कि
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था, जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल बेटा लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता था, डिस्प्लेस कर देता था, उसकी पोजीशन ले लेता था और उसको अकेला कर देता था, जबकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता था। तो ये हमने बेटा सीखा हुआ है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे रिपीट हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है आगे, कह रहे टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। आपको दो अलग अलग लेना है बेटा, एक कॉपर की वायर लेनी है और एक आपको आयरन नेल ले लेना है, ठीक है। फिर कह रहा है पुट अ कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, यानी कि आप समझो यहाँ पे देखो कॉपर अकेला लेना है और इसको किसके अंदर डालना है, आपको आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालना है, और आयरन नेल को यानी कि Fe को आपको डालना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि CuSO4 के अंदर, और ऐसा करके इसको 20 मिनट तक ऑब्जर्व करना है, ऐसा करके इसको 20 मिनट तक ऑब्जर्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या बोल रहे हैं। सो यहाँ पे कह रहे बेटा इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर्ड। तो आपको कह रहे बताओ कि किस जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ये रिएक्शन एक्चुअल में हुआ होगा। तो देखो एक में इसने क्या बोला था कि कॉपर को अलग ले लो और उसमें आयरन सल्फेट के अंदर उसको मिक्स कर दो, मतलब उसमें डाल दो, और एक में कहता है आयरन ले लो और उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दो। तो कह रहे किस में रिएक्शन होगा और किस में नहीं होगा। तो देखो कॉपर जब अकेला होगा और वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे नो रिएक्शन होगा बेटा, और जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट के साथ आ जाएगा और कॉपर को अकेला कर देगा। तो इससे कंक्लूड क्या हो रहा है बेटा, इससे कंक्लूड ये हो रहा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, यहां पे लिख देता हूं बेटा, Fe जो है ना वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव जो है ना वो लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, यानी कि आयरन ने कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह ले ली। जबकि लीस्ट रिएक्टिव यानी कि ऊपर वाला देखो जो कॉपर है, कॉपर क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है वो हाईली रिएक्टिव की जगह नहीं ले पाया और इसलिए वहां पे कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिला। और फिर कह रहे कि इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो। तो ये देखो मैंने ऊपर लिख ही दिया बेटा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है इसकी। अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली जो है वो तो रिएक्शन ही नहीं होगा, उसके अंदर तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा बेटा, तो उसका तो वैसे ही रहेगा, और नीचे वाले का रिएक्शन होगा वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, लिख दिया है। और फिर कह रहा है बताओ नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप कौन सा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पढ़े ना टाइप्स पढ़े बेटा रिएक्शन के चैप्टर नंबर 1 में। एक हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक हमने पढ़ा है वहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारे आपने वहाँ पे पढ़े हैं। तो उसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये यहाँ पे हो रहा है, जिसमें हाईली वाला लीस्ट को रिप्लेस कर रहा है और लीस्ट वाला हाईली को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये आपको बेटा नोट कर लेना अपने पास। इसमें बेटा आप यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि बिफोर रिएक्शन जो है ना आयरन और कॉपर सल्फेट का बिफोर रिएक्शन जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो ब्लू कलर का होगा, और आफ्टर रिएक्शन बेटा जो इसका कलर हो जाएगा वो आपका ग्रीनिश कलर का हो जाएगा कुछ। तो ये चीज़ भी बेटा आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये 1 मार्क में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। बिफोर रिएक्शन देन बेटा आगे बोल रहा है रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो आपको देखो यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया, कह रहे हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी पोजीशन ले लेते हैं जब वो एक कंपाउंड वो जो कंपाउंड है यानी कि जो सॉल्यूशन है वो या तो सॉल्यूशन स्टेट में हो या मोल्टन स्टेट में हो, ठीक है। उस सिचुएशन में जो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देते हैं। फिर कह रहे हैं वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। और कह रहे हैं हम पीछे वाले चैप्टर्स में भी बेटा पीछे वाले टॉपिक्स में भी कवर करके आ चुके हैं कि मेटल्स सारे इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं, कोई रिएक्ट करता है कोई नहीं करता, ठीक है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड। कह रहे हैं हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि कौन से मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल जो है वो आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये सब बातें हम कह रहे हैं पीछे पढ़ के आ चुके हैं। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट, सो वी आर अनेबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो कह रहे हैं कि अब क्योंकि हम वहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं ऑक्सीजन का और वाटर के केस में पढ़ के आ चुके हैं, एसिड के केस में पढ़ के आ चुके हैं, तो कह रहे हैं उन तीनों के बेसिस पे ना जजमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि
रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली होनी क्या चाहिए, क्योंकि कुछ मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ पानी के साथ कर जाते हैं, कुछ एसिड के साथ कर जाते हैं। तो अगर मेरे को उसकी सीक्वेंस बनानी हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि कौन हाईली रिएक्टिव है और कौन लीस्ट रिएक्टिव है, तो कह रहे हैं कि इन तीनों के बेसिस पे मैं नहीं बना सकता। मतलब मैं ऑक्सीजन के बेसिस पे, वाटर के बेसिस पे और एसिड के बेसिस पे इन तीनों की सीक्वेंस नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि कोई किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कोई किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर मैं सीरीज बनाऊं कैसे? तो अब देखो उसका आंसर यहां पे दिया हुआ है, कह रहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, वो एक्चुअल में मुझे एक्चुअल एविडेंस दे रहा है कि कौन मेटल में कौन रिएक्टिव है और कौन लीस्ट रिएक्टिव है। तो अब कैसे पता चल रहा है? तो जो मेटल्स बेटा आपके डिस्प्लेस कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, वो हाईली रिएक्टिव है, और वो मेटल्स जो डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं तो वो लीस्ट रिएक्टिव। तो बस इसी के बेसिस पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने पूरा का पूरा एक टेबल बना दिया रिएक्टिविटी सीरीज का, जिसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रख दिया। जो हाईली रिएक्टिव है वो टॉप पे आ गए और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो बॉटम में आ गए। देखो ये इन्होंने पूरा का पूरा एक टेबल आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज का, जिसमें सबसे ऊपर है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद सोडियम, उससे कम कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तो ऐसे करते करते ये सारे आपके नीचे आते जा रहे हैं। सबसे ऊपर आपका मोस्ट रिएक्टिव और बीच में आपके मॉडरेट और फिर लास्ट में आपके लीस्ट रिएक्टिव। और ये किसके बेसिस पे बनाया गया बेटा? ये बनाया गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे। ठीक है, इन्होंने कोशिश तो करी थी कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के साथ पता लगा ले कि कौन लीस्ट है, कौन और कौन मोस्ट रिएक्टिव है या हाईली रिएक्टिव है। इन्होंने फिर वाटर के साथ भी जजमेंट करी, एसिड के साथ भी जजमेंट करी, बट कहीं से भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पाया। तो इन्होंने हार के फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे इस चीज़ का कंक्लूजन कर दिया कि जो मेटल डिस्प्लेस होंगे वो ऊपर रहेंगे लिस्ट में, और जो मेटल डिस्प्लेस नहीं होंगे वो नीचे रहेंगे लिस्ट में। सो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे बना दी। देखो अब आगे इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर मेटल ए मेटल बी के सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ए जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा सॉल्ट का और मेटल बी को अकेला कर देगा। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है बेटा? ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि क्योंकि जो मेटल ए है आपका वो शायद हाईली रिएक्टिव था, जिसकी वजह से उसने बी के जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें से बी को अलग कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। ये आपको यहाँ पे बता रखे हैं। और ये रिएक्टिविटी सीरीज बेटा आपको यहाँ पे नीचे दे रखी है, देखो बता भी रहे, कह रहे द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमने इन मेटल्स को बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। और ये कैसे बेटा करा हुआ है? आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे बार बार हर एलिमेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा गया और उसके बाद इसकी जजमेंट हुई है कि कौन आपका टॉप पे रहेगा और कौन आपका बॉटम में रहेगा। ठीक है, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसके बाद जाके ये जजमेंट आई है। सो द फॉलोइंग सीरीज नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज बीन डेवलप। तो यहाँ पे नीचे जो आपको दे रखा है बेटा सीरीज, ये आपकी क्या दे रखी है बेटा? ये आपकी एक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हो आप इसको, मतलब दोनों में से आप जो बोलना चाहो इसको बोल सकते हो। तो ये आपको बेटा लर्न ही करनी पड़ेगी, इसमें हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है।